नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। ये नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। संपत्ति का अधिकार मौलिक नहीं, संवैधानिक। हिमाचल हाईकोर्ट ने दी महत्वपूर्ण व्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर निभाई दोस्ती, रूस के खिलाफ वोटिंग से खुद को रखा दूर। बिहार के 4.5 लाख किसान को अगले 3 साल में मिलेगा बिजली कनेक्शन, हर खेत तक पहुंचेगा पानी। श्रद्धा मर्डर केस, आफ्ताब ने इस हॉलीवुड वेब सीरीज से सीखा था सबको ठिकाने लगाने का तरीका। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। अदालत ने निर्णय सुनाया है कि संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी इसे संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। भूमि अधिग्रहण के समय ये एक संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। सरकार भूमि अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा देने से ये कहकर मना नहीं कर सकती है कि मुआवजे के लिए देरी से आवेदन किया गया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए ये निर्णय सुनाया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि राज्य सरकार मुआवजा अदा करने के मामले में मनमाना तरीका नहीं अपना सकती। सिरमौर निवासी कल्याण सिंह और अन्य को मुआवजा का हकदार ठहराते हुए अदालत ने कहा कि सरकार ने सिलाई नया गट्टा मंडवंज सड़क का मुआवजा देते समय मनमाना तरीका अपनाया है। जिन लोगों को अदालत ने हकदार ठहराया था केवल उन्हें ही मुआवजा दिया गया है। बाकी के हकदारों को सरकार ने मुआवजा देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया है कि उन्होंने मुआवजे के लिए देरी से आवेदन किया है। खंडपीठ ने कहा कि सरकार का यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 अधिकार का सरासर उल्लंघन है। मामले के अनुसार 60 साल पहले याचिकाकर्ताओं की जमीन का सड़क बनाने के लिए अधिग्रहण किया गया था। वर्ष बीते जाने के बाद भी राज्य सरकार ने उन्हें मुआवजा नहीं दिया। आखिरकार उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि 60 वर्षों का अरसा बीत जाने के बाद उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट की एलएल पीठ की याचिकाओं का मुआवजा के हकदार ठहराया था। एकल पीठ के निर्णय को राज्य सरकार ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी। खंडपीठ ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सोमवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें रूस को यूक्रेन पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करना सहित जवाबदेही ठहराने का आह्वान किया गया था। प्रस्ताव के लिए 193 सदस्यीय निकाय में 94 वोट पक्ष में और 14 इसके खिलाफ पड़े। वहीं 73 सदस्य अनुपस्थित रहे। संयुक्त राष्ट्र के इस मंच पर भारत ने फिर एक बार रूस के साथ दिया और वोटिंग से खुद को अलग रखा। आपको बता दें कि रूस के द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद से यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन संबंधी 5 प्रस्ताव रखे गए हैं। ताजा प्रस्ताव यूक्रेन के खिलाफ रूस के गलत कृत्यों
से हुए क्षति, हानि या चोट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता को चिन्हित करता है। यह अनुशासन कहता है कि यूक्रेन के सहयोग से महासभा के सदस्य राष्ट्र यूक्रेन को ही नुकसान, हानि या चोट पर दावों और सूचनाओं के दस्तावेजीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए जाएंगे। बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचाने के राज्य सरकार के निश्चय पाठ 2 के तहत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी अगले 3 साल में राज्य के 4.5 लाख किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन देगी। इससे किसानों की डीजल पंप से छुटकारा मिलेगा, साथ ही उनके आय में भी वृद्धि होगी। डीजल चालित पंप के स्थान पर विद्युत चालित पंपों से पटवन करने में करीब 15% खर्च कम होता है। बिजली कंपनी ने इससे संबंधित तैयारी पूरी कर ली है। कंपनी ने निश्चय पाठ 1 के तहत 2,79,125 किसानों को कनेक्शन दिया था। 2022 तक 3,30,207 किसानों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। बिहार सरकार के साथ निश्चय पाठ 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाया जाना है। अधिकारियों के मुताबिक इन पंप सेटों को कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के माध्यम से बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। इसको लेकर संचरण एवं वितरण की संचारों की सुदृढ़ करने के लिए रिपंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत अच्छी खासी रकम खर्च की जा रही है। पंप सेटों को बिजली कनेक्शन देने के लिए अतिरिक्त बिजली संचारण का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में कृषि के लिए डेडिकेटेड फीडर बनाए जा रहे हैं, साथ ही ट्रांसफार्मर व लो टेंशन लाइन का भी काम हो रहा है। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा बाकर की हत्या के बाद सबके 35 टुकड़े करने के आरोपी आफ्ताब आमिन पूनावाला ने सबको ठिकाने लगाने का तरीका हॉलीवुड की वेब सीरीज से सीखा था। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब बताए हैं कि 18 मई की रात को शादी को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों ने एक दूसरे को काफी भला बुरा कहा। इस दौरान नाराज होकर श्रद्धा ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। इससे नाराज आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबा दिया। जब उसे गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रद्धा की नब्ज थमने पर उसे मालूम हुआ कि वो मर चुकी हैं। फिर पकड़े जाने से उसने सबको ठिकाने लगाने के बारे में सोचा। आफ्ताब ने हॉलीवुड की वेब सीरीज डेक्स्टर में सीरियल किलर से सबको ठिकाने लगाने का तरीका सीखा। इस सीरीज में सबको टुकड़े कर अलग अलग स्थानों में फेंकते हुए दिखाया जाता है। उसे देख आफ्ताब को उपाय सूझा। वो 19 मई की सुबह स्थानीय बाजार से आरी और 300 लीटर का फ्रिज खरीद कर लेके आए। कॉल सेंटर में काम करने से पहले आफ्ताब 5 स्टार होटल में शेफ का काम करता था। आदि मांस काटना उसकी आदत में शामिल था। उसने इसी काम के दौरान हासिल तजुर्बे का इस्तेमाल किया। करीब मंगलवार की सुबह 11:44 के करीब पुलिस ने सबके 13 टुकड़े बरामद किए। उसके बाद आरोपी को महारोली थाने से उस जंगल में ले जाया गया जहां उसने सबके टुकड़ों को छिपाया था। तलाश के बाद करीब 12:40 में जंगल से मिले टुकड़ों को फॉरेंसिक टीम ने बरामद किए। उन्हें उसके पिता के डीएनए सैंपल के साथ मिलाने के लिए भेजा जाएगा। अन्य हिस्सों की तलाश अभी भी जारी है। साथ पुलिस सूत्रों से पता चलता है कि आफ्ताब ने सबको काटने के लिए एक ही मिनी आरी का इस्तेमाल किया, जिसकी छानबीन में पुलिस अभी तक जुटी हुई है। झारखंड अब 22 साल का हो गया है। झारखंड ने इस कालखंड में कई मुकाम हासिल किए। आज जब झारखंड 3.5 करोड़ लोगों के सपनों को नई उड़ान देने की तैयारी में है।
राज्य स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती पर हेमंत सरकार का झारखंड वासियों को कई सौगात। 22वें स्थापना दिवस पर सीएम राज्य को 7,319 करोड़ की योजनाओं का सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 5,443 करोड़ की 147 योजनाओं का शिलान्यास और 1,876 करोड़ की 222 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इतना ही नहीं, लाभुकों के बीच 2,000 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, सीएम शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य स्कीम योजना शुरू करेंगे। वही इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी व एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी भी लॉन्च करेंगे सीएम। तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी ने 4 मोबाइल फोन निगल लिए थे, जिसका खुलासा कई महीने बाद हुआ। तिहाड़ जेल में एक कैदी के पेट में से 4 मोबाइल फोन मिले हैं। 28 वर्ष रमन सैनी नामक कुख्यात लुटेरे के पेट से डॉक्टरों ने सर्जरी कर 2 मोबाइल फोन निकाल लिए हैं, मगर 2 फोन अब भी उसके पेट में मौजूद हैं। दरअसल जेल के वार्डर को तब इस बात का संदेह हुआ कि कैदी के पास जरूर कुछ है, जिसके वजह से जब भी वो अदालत के लिए जाता था, वो मोटल डिटेक्टर बीप करने लगता था। पुलिस के मुताबिक अगस्त के आखिरी सप्ताह में यह स्पष्ट हो गया कि कैदी रमन सोनी के पेट में कुछ है। इसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो कैदी ने जेल अधिकारियों को बताया कि उसने 6 से 7 महीने पहले 4 सेल फोन को जेल में तस्करी करने के लिए निगल लिया था, मगर वो उन्हें बाहर नहीं निकाल पाया। बता दें कि जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन का यूज पर पाबंद है। 29 अगस्त को कैदी को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया, जहां एक्सरे में कुछ भी नहीं दिखा। डॉक्टरों ने उसे जीबी पंत हॉस्पिटल सीटी स्कैन के लिए रेफर किया। सितंबर के पहले सप्ताह में सीटी स्कैन और इंडोस्कोपी में खुलासा हुआ कि कैदी के पेट में मोबाइल फोन है। बॉडी स्कैन में पाया गया कि कैदी के पेट में 14 कंपनी के 4 मिनी मोबाइल फोन हैं। डॉक्टरों ने तुरंत उसे सर्जरी के सलाह दी। 7 सितंबर को जीपी पंत हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कैदी सैनी का एंडोस्कोपिक ऑपरेशन किया और 2 मोबाइल फोन निकाले, मगर 2 अभी भी उसके पेट में मौजूद हैं, जिसे अब इन्वेसिव सर्जरी से निकाला जाना जरूरी है। कैदी के पेट से 2 मोबाइल फोन निकालने वाले डॉक्टर ने इसके लिए तिहाड़ जेल प्रशासन को खत लिखा है और सर्जरी की जरूरत के बारे में जागरूक किया है। राजस्थान में उदयपुर के पास एक रेलवे पुल पर पटरी पर हुए विस्फोट की जांच राजस्थान आतंकवादी निरोधी दस्ते से करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार देर रात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया। एक प्रवक्ता के अनुसार गहलोत ने उदयपुर में ओड़ा रेलवे पुल के ट्रैक पर हुए विस्फोट को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें इस घटना की जांच राजस्थान ATS SOG से कराने का निर्णय लिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौड़ के नेतृत्व में एक टीम घटना की जांच करने के लिए मंगलवार को उदयपुर पहुंचेगी। उल्लेखनीय है कि ओड़ा रेलवे पुल पर उदयपुर अहमदाबाद को जोड़ने वाली रेलवे ट्रैक पर शनिवार रविवार की दरमियानी रात को विस्फोट हुआ था। ओड़ा रेलवे पुलिस उदयपुर के जावर माइंस पुलिस थाना क्षेत्र में आता है। स्थानीय लोगों ने देर रात विस्फोट की आवाज सुनी थी। 2 युवक रविवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्हें विस्फोटक व क्षतिग्रस्त ट्रैक दिखा था, जिसके बाद उन्होंने रेलवे अधिकारियों और पुलिस को सूचित किया। ये रेल लाइन 31 अक्टूबर को शुरू की गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में असावरा रेलवे स्टेशन से असावरा उदयपुर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी।
सोमवार को क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत कर इस लाइन पर रेल परिचालना बहाल कर दिया गया था। मिजोरम के हंथियाल जिले में एक पत्थर की खदान ढहने से 15 से 20 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इनमें से अब तक 8 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। ये घटना हंथियाल जिले के मोदड़ इलाके में दोपहर करीब 3 बजे हुई। हंथियाल जिले के अतिरिक्त उपायुक्त सेजू कपुई ने इसकी जानकारी दी है। ज्यादातर मजदूर बिहार के बताए जा रहे हैं। हंथियाल जिले के उपायुक्त ने बताया है कि हंथियाल जिले में एक पत्थर की खदान ढहने से 15 से 20 मजदूरों की फंसे होने की आशंका है। 5 एक्सकेवेटर, एक स्टोन क्रशर और एक ड्रिलिंग मशीन मलबे में दबे हुए हैं। 10 से 15 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। बचाव अभियान जारी है। सूत्रों के मुताबिक हंथियाल जिले के मोदड़ में निजी कंपनी के कर्मचारी अपने लॉन्च ब्रेक से लौटे ही थे कि पत्थर की खदान धंस गई। उत्खनन और ड्रिलिंग मशीनों के साथ कई श्रमिक खदान के नीचे दब गए। लीट गांव और हंथियाल कस्बे के स्वयंसेवक बचाव अभियान के लिए मौके पर पहुंचे। राज्य आपदा मोचन बल, सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स को खोज और बचाव कार्यों में मदद के लिए बुलाया गया है। खदान 2.5 साल से चालू है। हंथियाल के पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने बताया कि घटना दोपहर 3 बजे हुई, जब ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिक जिले के मोदड़ गांव में स्थित पत्थर की इस खदान में काम कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हादसे के वक्त इसमें दर्जनों लोग काम कर रहे थे। एक श्रमिक खदान में से निकलने में सफल हो गया, लेकिन बाकी ऐसे नहीं कर सके और वे अभी तक फंसे हुए हैं। देर शाम तक मलबे से किसी को भी निकाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जनजातीय नेता बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए उन्हें जनजातीय समुदाय से प्रेरणा मिली। मोदी ने एक वीडियो संदेश में केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनसे करोड़ों जनजातीय परिवारों को मदद मिली और उनका जीवन सुगम बना है। उन्होंने कहा कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को पहचान दिलाने के लिए देश भर में उनको संपर्कित संग्रहालय बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी सरकार ने ही मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि मुंडा और कई अन्य जनजातीय नायकों के सपने को पूरा करने के लिए देश आगे बढ़ रहा है। मुंडा न केवल स्वतंत्रता संग्राम के बल्कि देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा का भी प्रतीक हैं। उन्होंने मुंडा के अलावा अन्य प्रमुख आदिवासी क्रांतिकारियों तिलका मांझी, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू और ताना भगत को भी विदेशी शासकों के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए याद किया। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर से सोमवार शाम को अगहन मास की सवारी निकाली गई। इस दौरान भगवान महाकाल सवार होकर शाही ठाट के साथ नगर के भ्रमण पर निकले। चांदी की पालकी में सवार होकर अवंतिकानाथ के श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। भगवान महाकाल में मनमोहक रूप की झलक पाने के लिए सैकड़ों भक्त उमड़े। सवारी मार्ग पर करीब 2.5 घंटे भक्ति का उल्लास छाया रहा। अमेरिका के कौंसलर हेकी ने भोपाल प्रवास के प्राकृतिक सौंदर्य की तारीफ की है। यूएस कौंसलेट जनरल सोमवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री चौहान ने कौंसलेट जनरल हेकी को जनवरी में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए भी आमंत्रित किया।
हेकी ने कहा कि भोपाल की कुदरती सौंदर्य ने उन्हें प्रभावित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज को मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी। वे आज को शहडोल के लालपुर में जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। आज शाम को भोपाल से 2 परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति 16 नवंबर को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में सम्मिलित होंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रातः 11:30 में जबलपुर आएंगी और वहां से दोपहर 12:25 पर शहडोल पहुंचे। दोपहर 1:45 बजे लालपुर में जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हुई। राष्ट्रपति दोपहर 3 बजे शहडोल से प्रस्थान कर अपराह्न 3:55 में जबलपुर और वहां से शाम को 5:25 पर भोपाल पहुंचेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को बिहार के बक्सर में 3,390 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार के विकास को गति देते हुए आज बक्सर में 3,390 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। गंगा पुल के निर्माण से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन सुविधाजनक होगा। 37 अंडरपास से पैदल यात्रियों और वाहनों की आवाजाही आसान होगी। 5 बड़े पुल और 13 लघु पुल से हल्के एवं भारी वाहनों का परिवहन सुगम होगा। गडकरी ने बक्सर कोइलवर के बीच NH2 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने इस परियोजनाओं को बिहार के विकास में मील का पत्थर बताया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल आदि उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल में अगले साल आसन्न पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने सोमवार शाम अचानक 24 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें IPS स्तर के 18 अधिकारी हैं और जबकि WBCS स्तर के 6 अधिकारियों का तबादला किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर राज्य में चुनाव से पहले हथियारों की तस्करी की आशंका जाहिर की है। सोमवार को राज्य सचिवालय में महंगाई नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है कि सब्जियों के गाड़ियों में हथियारों या किसी और चीज की सप्लाई हो सकती है। उन्होंने टास्क फोर्स और कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि इस बात का ध्यान रखना होगा कि सब्जियों की आड़ में किसी और चीज की सप्लाई ना हो। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।